हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? यह सर्कुलर पाथ है, यह बॉब है या कोई स्टोन है जो डिफरेंट पॉइंट से मूव कर रहा है, पास ऑन हो रहा है। इस पॉइंट को हम बॉटम पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम टॉप पॉइंट कहते हैं। इसका नाम हमने ए दिया था या टी भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा या तो वीटी बोलोगे, मींस वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा इसको भी बॉटम बोलोगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में इसका वैल्यू डिराइव किया था, याद होगा हल्का फुल्का भी। इसका मिनिमम वेलोसिटी हुआ था √r(g), याद है बेटा? हाँ या ना? यस सर। इसका वेलोसिटी हुआ था भी बॉटम का मिनिमम वेलोसिटी √5r(g), याद है ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, लिखते चलिए, शॉर्ट में लिखते चलिए, इसको लिखते चलिए। आप बोलेंगे लिखे हुए, फिर भी लिखिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। आज कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। चलो, इसके बाद हमने बताया था ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। हमने इसका 4 नाम दिया था, याद होगा आपको। यह पॉइंट ए बोला था, याद है बेटा? इस पॉइंट को बी बोला था, वी बी। इस पॉइंट को हमने वी सी बोला था, नहीं इसको सी बोला था। और इस पॉइंट को हमने डी बोला था, याद है बेटा? हाँ या ना? इसका वैल्यू आया था √5r(g), √r(g), √3r(g), √3r(g). बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। लिखते चलिए, लिखते चलिए, फास्ट लिखते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यह पॉइंट ए है, बी है, यह भी बी है, जिसका वैल्यू √5r(g) आता है। इसका मास m है, नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा। सही है ना बेटा? हाँ या ना? एट बॉटम पॉइंट लिख लेना, एट बॉटम पॉइंट। तो कितना होगा? इक्वेशन क्या होगा बता सकते हैं? व्हाट इज द इक्वेशन? P माइनस mg इक्वल टू mv(b²/r). बोलिए, आर या एल, जो बोलना है बोल लीजिए। या एल भी कहलाएगा, आर भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एल हो जाएगा।
क्लियर? इसको हम कैसे लिखेंगे? टी इक्वल टू एम जी, यह टी क्या होगा? टी बी होगा। बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम बात करें, इसका नाम देते हैं टी बी। कितना आएगा? एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर बाई आर। एम जी वी बी कितना है? √5 आर जी का होल स्क्वायर बाई आर। बोलिए बोलिए, कोई Yes, दिक्कत? sir. कितना आ जाएगा? एम जी प्लस एम 5 आर जी अपॉन आर। सही है बेटा? हाँ या ना? आर से आर कैंसिल, एम जी प्लस 5 एम जी इक्वल टू 6 एम जी। क्या सही है बेटा? Yes, sir. देन टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना आ गया? इरेज करूं? 8 minutes, sir. टेंशन एट पॉइंट बी कितना आएगा बताइए? टीबी इक्वल टू 6 एम जी। बोलिए बोलिए। यस सर। चले, टेंशन एट टॉप पॉइंट, टेंशन एट टॉप पॉइंट। नीचे क्या आएगा? एम जी। यह पॉइंट क्या है? ए। तो ये क्या होगा? टी ए। इक्वेशन क्या होगा बोल सकते हैं? टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। बोलिए बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. टी ए इक्वल टू क्या आएगा? एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। बोलिए तो बेटा, बोलिए तो बेटा। टी ए इक्वल टू एम वी ए का वैल्यू कितना आया था? √r डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा? आएगा? Yes, sir. मींस मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहां होगा? एक्चुअल में नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो तुरंत नीचे गिर जाएगा, जबकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है। हमारा याद होगा भी टॉप जो होता है
वह इससे ज्यादा होता है। याद है ना, बताए थे, याद है ना? बढ़ो आगे। टेंशन एट मिडल पॉइंट। कैसे निकालेंगे? डी डी इक्वल टू √3 RG। नीचे क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? TD। इक्वेशन क्या होगा, कोई बच्चा बता दे। इक्वेशन बच्चा कोई बता दे। TD इक्वल टू mvd²/r। कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? थ्री mg। बोलिए। चलो, तो हमने क्या सीखा? मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा? बॉटम पॉइंट। बॉटम पे। मिनिमम टेंशन कहाँ होगा? टॉप पे। टॉप पॉइंट। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जेई में भी पूछा है, नीट में भी है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन इन द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहली बात, हेंस मैक्सिमम टेंशन इन vertical circular motion is at कहां पे है? बॉटम। और वह क्या होगा? रुक्स और 6 mg। बॉटम। क्या बेटा गलत है? क्या बोल रहे हैं? क्या नो होगा? सर। हाँ, मिनिमम टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एट बॉटम। बॉटम, टॉप इक्वल टू टी टॉप। कितना होगा? therefore टी मिनिमम माइनस टी, सॉरी, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम 6 mg माइनस 0 कितना के बराबर होगा? ऑलमोस्ट कितना के बराबर होगा?
हो गया? सर एक मिनट। तुम लोग को वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन दिया हूं क्या, नीट लेवल का या नीट का भेजा हूं कि नहीं अभी तक? यस सर। क्या आप लोग किए हैं या नहीं किए? यस सर। हाँ, अगर नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है जल्दी कर लीजिए, ताकि ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप बोलिए क्या स्टार्ट करूं, सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करूं या थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करूं? अकॉर्डिंग टू सिस्टम, देखो वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या पढ़ाना चाहेगा, बट अकॉर्डिंग टू सिस्टम बोला जाए तो मैकेनिक्स फर्स्ट खत्म हुआ है, मैकेनिक्स सेकंड स्टार्ट होता है। बट टीचर्स जल्दी नहीं पढ़ाते, मैकेनिक्स सेकंड लास्ट में पढ़ाते हैं या मिडिल में पढ़ाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बच्चों को नहीं समझ में आता है। और याद करो दिन जब मैं पढ़ा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पढ़ाया क्या है आप लोग को? मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया? अगर वह क्लियर है तो मैकेनिक्स सेकंड बिंदास तरीके से एकदम एंजॉय करोगे। नहीं क्लियर है तो फिर समझ आओ टफ जाएगा। चलो इरेज करूं? यस सर। तो क्या करूं, क्या पढ़ाऊं? थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स सेकंड। मैकेनिक्स सेकंड में दो टॉपिक आता है, कौन कौन? वैसे टॉपिक तो पूरा आ जाता है, बट दो टॉपिक ही कंसीडर किया जाता है। एक आता है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, एंड सेकंड आता है रोटेशन। यही दो टॉपिक आता है। चलो क्या क्या पढ़ा रहे थे, खत्म हो गया ना ये टॉपिक? टी मैक्सिमम टी Yes, मिनिमम sir. हो गया। हाँ, ये टॉपिक खत्म। एक टॉपिक और बचा है जो कि बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है, स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। पढ़ाया हूं क्या? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? बोलो ना, कुछ तो बोलो। सुनो, मत बोलो, सुनो सुनो। एकदम कंसंट्रेट हो गए, सुनो। एक वर्ड आता है रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग का मतलब क्या होता है पहले समझो। एक्चुअली यह जो टॉपिक, ये वाला टॉपिक है रिस्टोरिंग, यह एक चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वहां का है यह टॉपिक, बट यहाँ पे या एप्लीकेशंस हैं तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। देखो दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल्स या कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुरंत फोर्स लगाए और अपने डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। इसका मतलब ये होता है, जैसे मेरी नोज देखो, मान लो ये मेरा नाक है। मेरा नाक है, अगर हम अभी नॉर्मली छोड़े हैं तो ऐसा नाक है, हाँ ना? जब हम इस नाक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, देखो ये फोर्स लगाने जा रहे हैं, तो ये नाक का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है ना? लेकिन मेरे हाथ पे भी, मेरे हाथ को लग रहा है कोई फोर्स लगा रहा है, अंदर से कोई फोर्स लगा रहा है। ऐसा फील किए हो क्या? वो फोर्स कौन लगा रहा है? यस सर। वो फोर्स कौन लगा रहा है? तो हमारा नाक कैसे बना है? तो इन नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके हमारा नाक बना है। अच्छा, आप न्यूटन्स लॉ से जानते हैं कि कोई भी बॉडी पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वह चाहता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ही रहना, वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। तो सिंपल वर्ड में यह नाक मेरा ऐसा है, मैंने फोर्स लगाया तो यह फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। इस फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। कौन अपोज करता है? द रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूल्स। कौन करता है? रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूल्स। और उसी इंटरनल फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे फॉर स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग, एक मिनट, Yes, sir. एक मिनट।
और रबड़ देखो, रबड़ रबड़ देखो, जब आप रबड़ को नॉर्मली छोड़ोगे तो सेम सिचुएशन में रहता है, देखे है ना। लेकिन जब Yes, उस sir. रबड़ पे फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका शेप और साइज चेंज होगा। बट आप ये भी देखेंगे कि आपकी उंगली के ऊपर फोर्स भी लगेगा। ऐसा फील किए हैं क्या? या आप स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को जब आप दबाएंगे या एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड होगा, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगता है स्प्रिंग के अंदर से, जो कि वो चाहता है कि नहीं। जैसे आप छोड़ते हैं तो स्प्रिंग अपने पोजीशन को गेन कर लेता है। ये नहीं समझ में आया क्या? तो इसी इंटरनल फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, या उसको स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, या इंटरनल फोर्स है। यह क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिख लो, रिस्टोरिंग फोर्स इज इट इज डिफाइंड एज restore it is defined as the responsible force, the responsible internal force, internal rearrangement force, internal rearrangement force as responsible, it is defined as responsible internal rearrangement force for regain its shape or size under certain limit, अंडर सर्टेन लिमिट। और इसी फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, नॉर्मली ऐसी स्प्रिंग है। जब हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे, या देखिए एक्सटर्नल फोर्स है, यह एक्सटर्नल फोर्स है, तो देखिए यह इलोंगेट हो गया है। इस लेंथ को कहते इलोंगेशन। इलोंगेशन इस लेंथ को कहते इलोंगेशन। ठीक है? और इसके अंदर एक फोर्स लगेगा जो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्या होगा? इसके अपोजिट। और इसी फोर्स को कहेंगे स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। इसी फोर्स को कहेंगे स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन यह हमेशा नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगा देंगे तो यही स्प्रिंग एक वायर हो जाएगा, और जब वायर हो जाएगा तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। इसीलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है अंडर सर्टेन लिमिट। बढ़े आगे। एक मिनट।
मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है। Yes, sir. देखिए, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इधर क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। अच्छा, यह क्या है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, जिसको कि हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ बेटा कि एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मींस एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू elongation of spring. Means if external directly proportional to x. बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा बेटा रे, एक्सटर्नल फोर्स जो है वह क्या है, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लिख रहा हूं, क्या मैं सही लिखा? यहां नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? क्या कोई दिक्कत बेटा? No, sir. चले, मैं नीचे इरेज करूं क्या नीचे का? एक ही मिनट। क्या करूं, थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करूं या क्या स्टार्ट करूं, सेकंड मैकेनिक्स? मैकेनिक्स सेकंड स्टार्ट, हाँ वही स्टार्ट करूं ना? यस सर। यस सर। चलो, देखिए तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू, चलो माइनस स्प्रिंग फोर्स, अभी आपने क्या बोला, इफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही बोला ना बेटा, हाँ या ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। स्प्रिंग फोर्स इक्वल, माइनस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम स्टीफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट। दैट इज स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। यहां नेगेटिव क्या साइन शो कर रहा है कि स्प्रिंग फोर्स एंड इलोंगेशन बोथ किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन। इरेज करूं? यस सर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, याद रखना, स्प्रिंग फोर्स या इसी का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस के इंटू एक्स। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। एक्स क्या है, इलोंगेशन ऑफ
स्प्रिंग, के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस, या हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा? K इंटू एक्स, क्योंकि साइन कंसीडर नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, बोलिए जल्दी बोलिए। बढ़ो आगे। Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिखिएगा, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक या स्प्रिंग सिस्टम, लिखिएगा एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। बेटा रे, ये बेटा सुनना, वी नो दैट, क्या जानते हैं वर्क का फॉर्मूला? आप जानते हैं ना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, बताए थे। लिखना है तो लिख लो, Yes, sir. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज, क्या होता है बेटा? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या यही होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट? यही होना चाहिए, क्या मैं Yes, सही sir. बोल रहा हूं? यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. आइए देखते हैं कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा। इरेज करूं? वर्क का फॉर्मूला याद है? क्या मैं सही लिखा हूं? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा, ठीक है। पे थीटा इज द एंगल बिटवीन, Yes, sir. पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है ना बेटा? क्लियर? Yes, sir. ये स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट dx माना, dx डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ कि हम फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, ध्यान देना, इधर रुक जाओ, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम
कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना, कट जाएगा तो रिज्वाइन हो जाना। क्या होगा देखो ना, ए बेटा, ए बेटा देखो ना बेटा रे, क्या मैं सही लिखा हूं? बोलो तो, क्या यह रिलेशन सही है? स्प्रिंग फोर्स, Yes, sir. इलोंगेशन और दोनों के बीच का एंगल, बोलो 180 सही है क्या? क्या क्लियर है क्या यहां तक? Yes, sir. चलिए, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला cos 180 का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या सही है? क्या सही है? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 लगा होगा तो इलोंगेशन क्या रहा होगा? 0। ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन आता है आपको? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको आता होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं आता होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। -12kx²। देखिए तो सही है कि गलत है? टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन। Yes. लिख लिए? Yes, sir. 8 minutes.